स्रोत और आरबीएससी साइंस जो क्लास 6 के जो चैप्टर्स हैं बिल्कुल बुक से, जितने भी चैप्टर हैं वो हम सारे बुक से कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमने कर लिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम करने वाले चैप्टर 2 जिसका नाम है पादपों में पोषण। तो जो पोषण है वो क्या होता है, आवश्यक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। उस पर एक नोट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि पौधे सभी प्राणियों के लिए भोजन स्रोत होते हैं। बीजांकुर के पश्चात नवोद्भिद यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो पादप मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है, और इसी से फिर पौधे बनते हैं। पादपों में जो मात्रात्मक आवश्यकता अनुसार जो पोषक तत्व दिए हुए हैं वो 2 प्रकार के दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन रीट में आया भी था, वृहत मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो वृहत मात्रिक जो पोषक तत्व जिसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, अधिक मात्रा में अगर हम जो प्लांट्स होते हैं उसको ये आवश्यक होते हैं, यानी कि इनको ज़्यादा चाहिए। पौधे के उत्तकों में इनकी मात्रा 0.2% से लेके 4% तक पाई जाती है। तो ये याद रखना है, इसकी परसेंटेज किसकी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, और ये सबसे ज़्यादा। अब ये हैं कौन कौन से, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक यानी कि जिसे सल्फर कहते हैं। अब इनको आगे 2 प्रकार में बांटा गया। प्राथमिक होते हैं NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और द्वितीयक होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। इम्पॉर्टेंट बात है कि सामान्य वातावरण से हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल ही जाता है। कैसे, तो जो पानी है H2O या फिर ऑक्सीजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से। सूक्ष्म यानी कि माइक्रो तत्व, तो ये क्या है, ये मृदा में इनकी मात्रा बहुत कम होती है, चाहे 0.02%, लेकिन इसकी मात्रा ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे जिंक, मैग्नीशियम, लोहा, बोरोन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल, ये सारे एज इट इज़ जो है और इतने ही हैं, अदरवाइज़ वो आधी लिख देते हैं ना। तो आपको ये 7 जो हैं वो याद रखने हैं, जिंक, मैग्नीशियम, लोहा, बोरोन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। पोषण के आधार पर जो वर्गीकरण है, तो स्वपोषी, पहले हमने खाने के आधार पर देख लिया था। स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। इसको ऑटोट्रॉफ्स भी बोल देते हैं। अनेक छोटे छिद्र जिसको स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं, ये रंध्र से घिरे रहते हैं, ठीक है। इसके गार्ड सेल्स होती हैं। पादपों में जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से जल और लवण वगैरह ले लेते हैं। पत्ती में जो हरा रंग होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उसका कार्य होता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पत्ती में संग्रहित करके रखना, ठीक है। तो इसका वर्क आपको याद रखना है। भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है और ऑक्सीजन उसमें मुक्त होती है, ये याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट बात कि सूर्य की अनुपस्थिति में अगर आपने 72 आवर्स के लिए कोई पत्ती रखी और उसको आयोडीन सॉल्यूशन में रखा तो उसका नीला रंग नहीं होगा, कोई धब्बे नहीं पड़ेंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो बिना इसके रखा हुआ है 72 आवर्स तक तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और स्टार्च नहीं बनता। उसके बाद है परजीवी जो किसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता वो अन्य वृक्ष से लिपट जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अमरबेल या कसकटा। जिस वृक्ष से ये भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। उसके बाद है कीट भक्षी यानी कि जिसको इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। जीवित कीटों से जो भोजन प्राप्त होते हैं, ठीक है, जैसे घटपर्णी पादप। ये पादप क्या होते हैं, दलदली क्षेत्र में होते हैं और नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए ये कीट खाते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है ड्रोसेरा, डायोनिया और यूट्रिकुलेरा। मृतजीवी सैप्रोट्रॉप्स जो गोबर या फिर अचार, सब्जी, लकड़ी, ये सारी गली हुई वस्तुओं पर छत्रक सा बना लेते हैं, जैसे फफूंद टाइप है ना। तो ये क्लोरोफिल इसमें होता नहीं, वाइट कलर के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सतहों पर एंजाइम स्रावित करके और विलेन बना लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है म्यूकर, एगोरिकस और मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा की खास बात की पुष्पीय पादप है जो मृत और सड़ी गली वस्तुओं से भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद है सहजीवी। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक का एक आप मतलब समझ लीजिएगा। सिम्बायोटिक का पहले ये मतलब होता है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, यानी कि जब जीव पोषक तत्व जल, भोजन, रहने का स्थान आपस में बांट लेते हैं कि कोई खाना बना रहा है तो कोई रहने का स्थान, जैसे लाइकेन, ये सहजीवी है। कवक और शैवाल जिसे एल्गी फंगी कहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल भोजन देता है और कवक जो है उसको स्थान देता है और जल और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध करवा देता है। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 2। अब ये चैप्टर 2 होने के बाद हम अब इसमें चैप्टर 3 भी कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 3।
आपको क्या करना है, अब तक जितनी 2 वीडियोज़ हुई हैं उसको रिवाइज़ करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। आपका एग्ज़ाम जी चैनल पे इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आरबीएससी के कर लिए हैं साइंस के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले रीड और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 3rd चैप्टर, वस्तुओं की प्रकृति। तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया है कि प्राकृतिक होते हैं जो पादप स्रोत या जंतु से प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। वस्तु के जो वर्गीकरण में ही इसका ये धूती आता है, यानी कि चमक जिसको बोलते हैं। धातुएं जो होती हैं वो चमकीली होती हैं, जैसे गहने बर्तन आपने देखे होंगे, और वायु में नमी में संक्षारण के कारण ये अपनी चमक भी खो देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कठोरता। तो दबाने या संपीड़ित करने पे या आसानी से दब जाते हैं तो ये कठोर नहीं कहलाएंगे। ठीक है। चुंबकीय या अचुंबकीय क्या होते हैं, जो चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। ठीक है। और जो ना आकर्षित करे वो अचुंबकीय। विलेयता यानी कि जो पानी में घुल जाए, जैसे चीनी, नमक। ठीक है। अविलेय जैसे चौक। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। तो जल में आंशिक विलेय गैस कौन सी, ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा विलेय CO2, जो आपने शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक वगैरह में देखी होगी। इंपॉर्टेंट था ये। पारदर्शिता, जिसमें से आर पार दिख जाए, जैसे कांच स्वच्छ, और जिसके आर पार ना दिखे वो अपारदर्शी या जैसे ओपेक कहते हैं, और कुछ कुछ दिखे तो पारभासी, ट्रांसल्यूसेंट। घनत्व यानी कि ρ = m/v, यानी कि ऊपर आयतन, नीचे इसका वॉल्यूम आ जाता है। कितने वॉल्यूम में, कितने आयतन में, ऊपर मास है। ठीक है। मास, m फॉर मास है यहाँ पे। अगर ये मास ज़्यादा हो जाता है जल से तो ये डूब जाएगा। ठीक है। और जिनका घनत्व जल से कम होता है वो तैरते हैं। वस्तु को पृथक करने के तरीके दिए हुए थे, निथारना, छानना, वाष्पीकरण, उत्सर्जन, एट्सेट्रा। तो ये बहुत छोटा सा ये चैप्टर था और इसमें यही कुछ पढ़ने वाला था। आप चाहिए चैप्टर स्टार्ट करके देख सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम चैप्टर 4 भी कर लेते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना हो। तो चैप्टर 4 फाइबर्स पे रिलेटेड है। वे रेशे जो पौधों जंतुओं से मिलते हैं उनको प्राकृतिक कहते हैं, जैसे ऊन, कपास, पटसन, मूंज। वे रेशे जो विभिन्न रसायनों से बनते हैं, जैसे रेयन, डेक्रोन, नायलॉन, ये कृत्रिम होते हैं। अब पादप रेशे क्या होते हैं, रुई, जो कि पादप से उसके फल से प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब पूर्ण परिपक्व हो जाता है फल तो नीचे गिर जाता है और कपास के तंतुओं से ढका होता है, जिसको बिनोला कहते हैं। हस्त, चैन, कंकतन द्वारा इसको अलग कर लेते हैं। जूट पटसन क्या होता है, तो जूट जो है वो पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है, और ये पुष्पन की अवस्था में इसको उतार लेते हैं और जल पानी में डुबो के रखते हैं। ठीक है। जिससे गल जाता है और इसी से फिर वो क्या करते हैं, पृथक करके पायदान, चटाई, बैग वगैरह बना लेते हैं। इसी बीच में आपको यही कहना चाहूँगी कि बहुत मेहनत लगती है इतने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने में, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप। बात करते हैं मूंज, या फिर जिसे मूंज की घात से प्राप्त करते हैं। वनस्पति शास्त्र में इसको सेक्रम मुंजा कहते हैं, और ये एक बीजपत्री होता है। ठीक है। जिनको एक बीजपत्री के बारे में पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने यही याद रखना है कि मूंग घास से बनता है, सेक्रम मुंजा एक बीजपत्री होता है। ठीक है। सामान्यतः कहाँ से मिलता है, नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर। तो ये नाम जो है आपको याद रखना है, ये मूंज के लिए फेमस है। नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू और अजमेर। इसकी आप अगर कोई ट्रिक बना लेंगे तो इजीली आपको याद रह जाएगा कि जो मूंज है, ना, बिका, झुका, ऐसे करके कुछ भी आप बना सकते हैं जिससे आपको याद रह जाए। ये वाकई बहुत हेल्पफुल रहता है जब अपने कुछ सॉन्ग वगैरह ऐसे याद रख लेते हैं। तो क्या याद रखना है, नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर। तो मूंज के लिए जो ये झोंपड़े वगैरह, इसमें ये परंपरागत जो आपने मूड़े वगैरह देखे होंगे, कुर्सियाँ, चारपाई, उसमें ये यूज़ होता है। उसके बाद नोट करने वाली बात, जो अजमेर ज़िला है वो उसमें मूंज आधारित कुटीर की बहुत ज़्यादा प्रधानता है, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो फेमस है ये वाला उद्योग। उसके बाद सूती धागे। तो इसमें एक वर्ड दिया हुआ था कताई। इसमें क्या होता है, तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे रेशों को खींचते हैं, साथ साथ उन्हें एड़ते रहते हैं, यानी कि बनाते रहते हैं, लपेटते रहते हैं। इसमें यूज़ होता है हस्त तकुआ या फिर तकली जिसको बोलते हैं, चरखा इत्यादि। बुनाई, तो बुनाई को वीविंग वगैरह भी कह देते हैं, और इसमें निटिंग भी आती है। अगर 2 सेट लिया आपने तो वो वीविंग होगा, और इसमें करघे का उपयोग होता है। और अगर आप 1 सेट ले रहे हैं तो इसमें निटिंग कहते हैं। तो ये डिफरेंस है, छोटा सा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना पड़ेगा। अब है सूती वस्त्रों की रंगाई। तो रंजक यानी कि कलर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब रंजक क्या है, कलर है। गर्म पानी में इसको रंग को थोड़ा सा मिला देते हैं, डंडी से हिलाते हैं। आपने देखा होगा चुन्नी वगैरह ये जो डाई करते हैं दुपट्टे, तो उसमें सूती वस्त्र डाल के उस पर कलर देते हैं। बंदेज जो कला है वो राजस्थान की और गुजरात की बहुत फेमस कला है। लघु उद्योग की तरह ही मान सकते हैं। रुमाल, स्कार्फ, ब्लाउज,
ये सलवार चुन्नी ये सब कुछ अच्छे से इसमें पेंट करते हैं। जहाँ धागा होता है वहाँ पे कलर नहीं चढ़ता, तो करके वहाँ पे अच्छे से डिज़ाइन आ जाता है, लेकिन इस धागे को ज़ोर से खींचना नहीं चाहिए। अब है वस्त्रों पर छपाई। तो राजस्थान में जो छपाई का काम है वो सांगनेर जयपुर में देखने को मिलता है। वैसे इसके अलावा जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, पाली, बगरू, अकोला जो कि चित्तौड़गढ़ में है वो भी बहुत फेमस है। इन स्थानों पर ठप्पे द्वारा इसकी छपाई की जाती है। रंगाई हेतु सफ़ेद सूती मलमल का लट्ठा रेशमी वस्त्रों का उपयोग करते हैं। जो लट्ठा है उसको भात भी कहते हैं, ये वर्ड आपको याद रखना है। ये लकड़ी का बना होता है और तिल्ली के तेल में इसको रात भर डिबो कर रखते हैं, ठीक है। और ये रंगों से जो स्पेस वगैरह वो इससे स्पंज की हेल्प से छपाई अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो सांगनेर वाली बात आपको याद रखनी है, ठप्पे को भात कहते हैं, ये याद रखना है। कपास से सूती वस्त्र के प्रकार कौन कौन से? लट्ठा, रूबिया, वायल, पॉपलिन, मलमल। ये नाम दिए हुए हैं तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये कपास की कुछ फॉर्म्स है। अब है एनिमल फाइबर्स, जो हमें जानवरों से मिलती है, जैसे ऊन, रेशम। तो ऊन क्या है? भेड़, बकरी, ऊँट या खरगोश से भी वूल मिलती है, तो ये याद रखिएगा आप। अपनी आरबीएससी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बात आपको स्किप नहीं करनी, जो आरबीएससी कह रहा है आपको माननी ही पड़ेगी, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं। भेड़ के बाल उतारने को कटाई कहते हैं, याद रखिएगा। गर्मी में ये करते हैं और इन्हीं रेशों से संशोधित करके ऊन बनती है। भेड़ों के बालों से जो चिकनाई वगैरह हटानी होती है उसको अभिमार्जन कह देते हैं। और बड़ी टंकियों में ये बाल वगैरह को धोते हैं और उसमें से सारी छटाई करते हैं और छोटे छोटे बाल जो होते हैं उसको अलग करते हैं। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, जो पहाड़ी इलाका है। कश्मीरी बकरी अंगोरा जो नस्ल है उससे ऊन पश्मीना शॉल बनती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ये सारे जो है वो भेड़ की ऊनों के लिए फेमस है। नेक्स्ट है रेशम। तो रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होता है और इसको सेरीकल्चर कहते हैं। मादा कीट जो होती है, जो शहतूत के अंडे पर अंडे देती है, शहतूत एक नाम पेड़ है, ठीक है। इस पे इल्लियाँ फिर प्रोसेस होती है, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर उससे लार्वा निकलता है। ये एक विशेष ग्रंथि होती है इनमें जिससे ये लार्वा निकलता है और उसी को रेशम कहते हैं एक्चुअल में। धागे जो होते हैं वो सदृश संरचना ट्रांसपेरेंट से होते हैं और अपने चारों ओर ये घुमा लेते हैं गोल संरचना में, तो इससे कोकून बन जाता है। जब ये इस अवस्था में होता है तो ये इसको नेक्स्ट में प्यूपा में चेंज होता है और इसका जो कंप्लीट साइकिल है वो फिनिश हो जाता है। प्यूपा में क्या करते हैं इसको आगे, वरना ये बटरफ्लाई बन जाएगा, तो इसको धूप या गर्म पानी में रख देते हैं जिससे वो अंदर वाला मर जाता है कीड़ा और रेशा जो है उसको प्राप्त कर लेते हैं। 90% जो रेशा है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु काट, तो इससे आपको याद रखना है यहाँ पे मिलता है। और जो चीन है उसमें ये सबसे पहले हुआ था इसका उत्पादन। अब है राजस्थानी पोशाक। तो कपास, रेशम और ऊन से ज़्यादातर वस्त्र बनते हैं जिसमें चुनरी, धोती, कुर्ता, साफा ये सब आते हैं और ये राजस्थान की पोशाकें हैं। जो सूती वस्त्र होते हैं वो पसीने को सोख लेते हैं, हवा का संचरण करते हैं, चिपकते नहीं हैं। और सर्दी में क्या होते हैं? ऊष्मा के कमज़ोर वाहक होते हैं ऊनी वस्त्र। तो ये वर्ड्स जो हैं कभी कभी इजी लगते हैं लेकिन वहाँ पे हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो आपको इजी टू इजी और हार्ड टू हार्ड याद रखना है। बीटी कपास का यहाँ जिक्र था, तो मिट्टी में पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं बैसिलस थ्यूरियनजेसिस, तो इससे जीन निकाल के इसका निर्माण किया गया। इसको क्राइएसी भी नाम दिया गया। ये कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है और कीटनाशकों के उपयोग में भी मतलब इसकी यूज़ नहीं बढ़ता, ठीक है। इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता। इस कंपनी का नाम था मोनसेंटो टेक्नोलॉजी। तो ये था हमारा कुछ आपके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट। हमने ये जो प्लेलिस्ट आपके लिए स्टार्ट की। हेलो एवरीवन। सो इससे पहले हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिए हैं आरबीएससी बुक से। उम्मीद करती हूँ कि आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 ज़रूर देख के आए होंगे, और अगर आपने नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के बाद आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट रीट में भी करवाए थे और वो मेरा चैनल थोड़ा मैंने बंद कर दिया क्योंकि पता नहीं क्यों यूट्यूब ने उसको नहीं ज़्यादा आगे किया था ग्रो। बट टचवुड ये वाला चैनल बहुत आपका सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 5 है आओ पदार्थ को जाने। तो पदार्थ होता क्या है? एक्चुअल में द्रव्य होता है जिसमें कुछ ना कुछ भार और वो स्थान घेरते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं द्रव, गैस और प्लाज्मा है, ठीक है। और रासायनिक संरचना के आधार पर ये तत्व और यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत हैं। पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं कणों के आधार पर इनकी अवस्थाएं हैं। जैसे ठोस, तो ठोस में कण अत्यधिक पास होते हैं, अनिश्चित आकार आयतन होता है। द्रव में थोड़े दूर होते हैं, आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। कण भी जैसे दूर होते हैं, मैंने बताया, आयतन निश्चित होता है। लेकिन जो जेली है, मक्खन है, ये सारे इसमें द्रव और ठोस दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। द्रव बह सकता है, फैलता है, एक पात्र से दूसरे पात्र में आप इसको चेंज करते हैं, शेप चेंज हो जाती है। अब गैस क्या है? गैस के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, आकृति आयतन कुछ नहीं बनता। मिश्रण
जैसे वायु है, गैस एक मिश्रण ही होती है, ठीक है। तो वैसे तो गैस सिंपल में भी फॉर्म में होती है, लेकिन ज़्यादातर ये मिश्रण फॉर्म में मिलती है। तो आपको ये याद रखना है कि यौगिक और जो मिश्रण है इसमें वर्गीकृत किया, फिर इसमें कण की आकृति के आधार पर ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं बनाई, किसमें कण कितने दूर कितने पास होते हैं, ठीक है। जेली और मक्खन जो है वो ठोस और द्रव दोनों के गुण रखते हैं, ये याद रखिएगा आप। अब बात करें गैस की, तो जब आप ठोस अवस्था में है, ठीक है, यानी कि जो पानी ठोस है, अगर वो बर्फ़ में आपने उसको 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर इसका टेम्परेचर रखा तो द्रव में चेंज हो जाएगा। 100 डिग्री से ऊपर रखा तो वाष्प में। उल्टी प्रोसेस ऐसे कि 100 से नीचे तो द्रव और 0 से नीचे तो बर्फ़। अब प्लाज्मा गैस, संतृप्त गैसीय अवस्था इसको बोलते हैं, गर्म आयनिक पदार्थ के रूप में पाई जाती है और सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट, टीवी, पिक्चर ट्यूब में ये मिलती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पॉइंट, क्योंकि ठोस द्रव का तो हमें पता ही होता है। उसके बाद है परमाणु एवं अणु। परमाणु जिसे एटम कहते हैं, पदार्थ के जिन सूक्ष्म कणों से बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं उसे मिलते हैं, विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रीक लेटर से बना था जिसका मतलब था तोड़ा ना जा सके। किसने बनाया? जॉन डाल्टन ने। मेंडल अलग था, डाल्टन अलग है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जॉन डाल्टन की बात हो रही है, जिसने 1803 में परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया। अबाउट जॉन डाल्टन, ये याद रखिएगा। ये वैसे तो इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन इसमें से भी कुछ आ सकता है। अंग्रेजी रसायनज्ञ, भौतिक विज्ञानी, मौसम विज्ञानी थे। संरचना से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिए थे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इनकी बहुत फेमस हुई थी। इनके पिता जो थे वो जुलाहा थे, कैटेगरी थी उनकी। 1793 में जॉन डाल्टन जो थे वो कॉलेज में ये मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने लग गए थे और उन्होंने कहा था कि परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। परमाणु की संरचना कैसी होती है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। आंतरिक जो भाग है वो नाभिक कहलाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। धनावेश और बिल्कुल उदासीन। बाहरी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के लिए कक्ष होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ऋणावेशित होते हैं। अब अणु क्या है? मॉलिक्यूल्स। अणु की प्रकृति में स्वतंत्र पाया जाता है। ये अणु जो है ये पूरी नेचर में स्वतंत्र होता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग नहीं लेता, ठीक है। 2 या 2 से अधिक परमाणु, जैसे H है हाइड्रोजन, तो वो H2 बनाता है अणु। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देखे हैं आपने। उसके बाद है तत्व। तत्व क्या है? शुद्ध तांबा, शुद्ध लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, ऑक्सीजन, ये सारे एक प्रकार के क्या हैं? तत्व हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है, जो परमाणु हैं उनके गुण समान होते हैं, जैसे कार्बन, सिल्वर और सल्फर, ठीक है। अब तक कितने टोटल खोज हो चुके हैं तत्वों की? तो 118 तत्व हैं, ठीक है। तत्वों के प्रतीक कौन कौन से हैं? ये आपको कुछ नेम्स दिए हुए हैं, तो इसमें आपने बताना है कि सबसे हार्ड आपको कौन सा नहीं आया, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ये तो नाम से पता लग जाता है, लेकिन पी में कहीं पी किसको कहते हैं या के किसका होता है ना, पोटेशियम का, तो एयू का फुल नेम क्या होता है? तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ तत्वों के चिन्ह दे रखे हैं, अगर ये दे रखे हैं आरबीएससी बुक में तो इसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ये बताओ एमजी का पूरा नाम क्या है? आपको मैग्नीशियम दे दिया, मैग्नीज दे दिया, है ना, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यौगिक कंपाउंड। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को जब निश्चित अनुपात में इसकी रासायनिक प्रोसेस होती है, जैसे शक्कर, कांच, चूना, नमक, खाने का जो सोडा होता है, साबुन, सरफ, इसमें कुछ आपको फॉर्मूले दिए हैं, ये कंपाउंड्स हैं। H2O, NaCl, CO2, MgCl2, HCl, etc. नेक्स्ट है वैलेंसी। अब वैलेंसी यानी कि कोई किससे कितना जुड़ सकता है, या है ना, किसको कितना शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो यौगिक बनाते समय परमाणु जो है वो निश्चित संख्या में अन्य परमाणु से संयोग कर लेते हैं। जैसे MgCl2 पढ़ा तो Cl2 ही क्यों आया, है ना, मिश्रण। तो मिश्रण होते हैं मिक्सचर, जब हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन, यानी कि जिसमें सिर्फ शेप चेंज होती है, टेक्सचर चेंज नहीं होता। बर्फ़ से जल, जल से बर्फ़ बना सकते हैं आप, जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती। आकार, रंग, अवस्था ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मोम का पिघलना, बल्ब का जलना, ये एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। तो वो ये क्या करते हैं, नया पदार्थ बना देते हैं, ठीक है। भौतिक गुण और रासायनिक सब में चेंज कर देते हैं। अनुक्रमणीय यानी कि एक बार में एक ही, यानी कि दही से आपने दूध से दही बना दिया, इसका उल्टा प्रोसेस नहीं कर सकते। कागज़ का जलना। अब है सत्येंद्र बोस। तो ये 1 जनवरी 1894 में कैलकाटा जन्मे थे। सांख्यिकी में इनका बहुत ज़्यादा रोल था। वैज्ञानिक थे एंड फर्मी के साथ इन्होंने काम किया था, बोसोन और फर्मियोन भी जिसको बोलते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने इनको मेघनाथ साहब जो पुरस्कार है वो दिया था। 1954 में इनको भारत सरकार से पद्म विभूषण भी मिला। और बोस ने आइंस्टीन
के साथ वर्क किया था, जिसे बोस आइंस्टीन सांख्यिकी भी कहा गया। आइंस्टीन के दिशा निर्देश पे बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था, जिसको बोस आइंस्टीन कहते हैं। हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, जो कि है सजीव एवं निर्जीव, क्लास 6 का और बेसिक साइंस का। सजीव क्या होते हैं? जीव जंतु और पेड़ पौधे वृद्धि, गति, श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन सब कुछ लक्षण दिखाते हैं, जैसे सारे पादप जंतु, सूक्ष्म जीव। लक्षण मीन्स कि वो भोजन ग्रहण करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन, समय गति करते हैं, संवेदनशील होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का CO2 का ऑक्सीजन बनना, अनुक्रिया, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सब। पादप क्या करते हैं? पादप प्रकाश संश्लेषण से भोजन समय बनाते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन भी करते हैं। सजीवों का वृद्धि करना जो होता है वो अभिलक्षणीय गुण है। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुरझाना पौधों में गति का एक उदाहरण है। ये समय गति नहीं करते, बस कुछ लक्षण शो करते हैं। सजीव परिवेश के परिवर्तन की अनुक्रिया करता है, जिसे उद्दीपन या फिर स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि पादपों में छुई मुई यानी कि टच मी नॉट का जो प्लांट होता है, उसे आप टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। उत्सर्जन, शरीर का अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, पसीना भी अपशिष्ट पदार्थ है। पौधे के हानिकारक पदार्थ का निष्कासन स्राव रूप में होता है, जैसे गोंद। ये आपको याद रखना है, ये गोंद के पौधे की बात की हुई है। प्रजनन क्या है? अंडों द्वारा, बीज अंकुरण द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना है। विषाणु, तो सजीव के निर्माण के, सजीव और निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी है वो विषाणु है। ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं लेकिन निर्जीव पड़े रहते हैं। सजीवों में प्रवेश करते ही ये क्या कर जाते हैं? सजीव बन जाते हैं और वैसे ही गुण प्रकट करते हैं। पादप और जंतु अनेक प्रकार के रोग कारक हैं। ना क्या है कि विषाणु जो है वो क्या है? पादप और जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग का कारक है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात दी हुई थी जगदीश चंद्र बोस की। तो 30 नवंबर 1858 में जन्मे थे ये, गांव ररौली, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इनको स्नातक की उपाधि मिली थी और कैम्ब्रिज से मिल्टन कॉलेज में इन्होंने MA किया था। 1896 में लंदन से साइंस के ये डायरेक्टरेट की उपाधि इन्होंने ली थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ सकती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। भौतिक और जीव विज्ञानी थे। इन्होंने पौधे की धीमी वृद्धि को नापने के लिए अत्यंत संवेदी यंत्र, जिसको केस्कोग्राफ, तो ये इंपॉर्टेंट है कि केस्कोग्राफ किसने बनाया? तो जगदीश चंद्र बोस ने बनाया। उन्होंने पौधे की संवेदनशीलता का प्रयोग द्वारा सिद्ध किया और 1898 में सिद्ध मार्कोनी का जो वायरलेस रिसीवर था वो JC बोस ने बनाया था। सूक्ष्म तरंगे पैदा कर सकता था और जो 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक की थी। तो चलिए यहाँ तक हमने चैप्टर 6 किया। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 करेंगे। उम्मीद करते हैं आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस मच टू। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम जी चैनल पे। चैप्टर नंबर 7 कोशिका या सेल, RBC की बुक से। ये क्लास 6 की साइंस सीरीज चल रही है। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। 1665 में सर्वप्रथम इन्होंने कोशिका की खोज की थी। उन्होंने समय द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी जो था उस पर कॉर्क की पतली परत को रखा। इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान उसमें कोष्ठक उनको दिखे और यही जो कोष थे रॉबर्ट हुक ने इनको कोशिका का नाम दिया। कोशिका संगठन के आधार पर जीव कितने हैं? तो ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हैं। एक कोशिकीय में एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे एक कोशिका से बने होते हैं। और बहुकोशिकीय होते हैं मनुष्य और दूसरे बड़े जीव। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही श्वसन, पाचन, वृद्धि और जनन करते हैं। कई बार कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बना लेते हैं, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो नोट करने वाली बात है वो है प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक तो होता ही है, लेकिन इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक के चारों ओर कोशिका झिल्ली नहीं होती और यूकैरियोटिक में केंद्रक के जो चारों ओर कोशिका झिल्ली है वो होती है। आगे जाके मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी तो याद रखिएगा। कोशिका का जो माप है वो कोशिका का आकार 1 मीटर से kb 10 लाख में भाग के जितना होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर आप बोल सकते हो। बहुत सूक्ष्म और कुछ सेंटीमीटर लंबा होता है। इन्हें आप सिंपल आंखों से नहीं देख सकते, इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। जो सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो उसका जो आकार है वो 0.0001 मिलीमीटर है। अब इसका नाम आपको सबको पता होगा माइकोप्लाज्मा, लेकिन इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। आई रिपीट, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये परजीवी जीवाणु कोशिका होती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सबसे बड़ी कोशिका का जो आकार है वो 170 × 130 की लेंथ ब्रेथ है। शतुरमुर्ग का अंडा माना जाता है। इसकी लेंथ ब्रेथ RBC में दी है, तो ये याद रखना है। कोशिका की आकृति, तो कुछ कोशिका की आकृति जो है वो निश्चित नहीं होती, जैसे माइकोप्लाज्मा, अमीबा। कुछ गोल चपटी होती है जैसे रक्तकणिकाएं। कुछ लंबी और तरकुनों में नुकीली होती है वो पेशी कोशिका जो पेशियों में होती है, और बहुत लंबी और शाखित होती है तंत्रिका कोशिका। ऐसा एक फिगर आपको दिखाया हुआ है जिसमें द्रुमिका, द्रुमिकाक्ष, कोशिकांग ये सब होते हैं। एक कोशिका का आकार उसके कार्य पे ही निर्भर करता है,
ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से देख लेना है। तंत्रिका कोशिका संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है और मनुष्य और चूहे के आकार में चाहे अंतर बहुत है, लेकिन उन दोनों की तंत्रिका कोशिका जो है वो सेम लंबी और सेम ही शाखित होती है। तो ये याद रखने वाली बात है। मनुष्य और चूहे की यहाँ पे बात हो रही है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार हमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तक, अंग और तंत्र। तो संरचनात्मक जो है इकाई वो कोशिका है, ये याद है हम सबको। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह में से क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। यही उत्तक आगे जाके अंग बनाते हैं और इनसे ही फिर तंत्र बनते हैं। और तंत्र, तो ये याद रखना है, मिथाइलिन ब्लू जो है वो प्याज के टुकड़े में मिथाइलिन ब्लू जब डालते हैं तो उसमें कोशिका झिल्ली और केंद्रक को देखा जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो नाम ये मिथाइलिन ब्लू याद रखना है। कोशिका के भाग क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये 3 भाग कोशिका के माने जाते हैं। और इसमें भी आगे बहुत सारे टाइप है। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं इसको, ये कोशिका का बाहरी अंग बनाती है और इसमें सरंध्र युक्त छिद्र होते हैं। ये वसा और प्रोटीन की बनी होती है। कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों की होती है, ठीक है, और कुछ मतलब सिलेक्टिव पीसेस को अंदर आने देती है और सेल्यूलोज पदार्थ का एक अतिरिक्त इसमें आवरण होता है। कोशिका, इसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। इसी के कारण ही कोशिका का जो आकार है, आपने पादप वगैरह में देखा होगा, वो निश्चित होता है। अब हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य की। तो जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक, ये दो जो हमें स्थान पता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो आप द्रव्य देखते हैं वही क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। ये जेली जैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएँ, गोल्जिकाएँ, अंतःपृथ्वी जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, हरित लवक, ये सब इसमें मिलते हैं और इसी को बोलते हैं कोशिका अंग या कोशिकांग। ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। कोशिका द्रव्य के भाग हैं। केंद्रक, तो जंतु कोशिका में केंद्रक जो है वो लगभग मध्य में होता है, लेकिन पादप कोशिका में ये थोड़ा साइड में हो जाता है क्योंकि रिक्तिका बड़ी होती है, तो यहाँ पे केंद्रक मध्य में नहीं होता। किसमें? पादप कोशिका में। यहाँ धुरी इकाई झिल्ली होती है, मतलब डबल इसमें लेयर होती है और छोटी सघन संरचना होती है। ये इसी को केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक में धागे के समान जो संरचना होती है उसको गुणसूत्र कहते हैं और इसी गुणसूत्र में जीन मिलते हैं, ठीक है, जो कि आनुवांशिक गुणों को एक पादप से दूसरे पादप या जंतु से दूसरे जंतु में लक्षणों को पहुंचाता है। तो सभी कार्यों पर जो नियंत्रण है वो किसका होता है? केंद्रक का होता है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मैंने कहा था आपसे क्वेश्चन वापस पूछूंगी। तो अगर जीवाणु की कोशिका में जो केंद्रक है उसके चारों ओर झिल्ली नहीं है तो वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। और अगर उसके अराउंड झिल्ली है केंद्र के अराउंड तो वो क्या होगा? यूकैरियोटिक। लाइसोसोम क्या होता है? तो ये बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि ये क्या है, तो ये एंजाइम है। जो कोशिका क्षतिग्रस्त अगर मृत हो जाती है तो ये लाइसोसोम ही है जो वो फट जाते हैं और पाचक एंजाइम जो है वो अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो किसको आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम्स को कहते हैं। और ये रहा यहाँ पे लाइसोसोम। अब हम बात करेंगे गोल्जिकाए की। तो जो गोल्जिकाए है वो झिल्लीनुमा पट्टिका के रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होता है और इसका विवरण जो है सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने दिया था, इसी वजह से इसका नाम क्या है? गोल्जिकाए है। अंतःपृथ्वी जालिका में संश्लेषित जो पदार्थ होता है वो किस में सेव होता है? गोल्जी उपकरण में सेव होता है या बंद कहते हैं, तथा उन्हें कोशिका के अंदर और बाहर विभिन्न क्षेत्रों में फिर भेज देता है। तो भेजने का काम भी किसका हो गया? गोल्जी उपकरण का। यानी कि गोल्जी का एक सेविंग डिपार्टमेंट है अंतःपृथ्वी जालिका का। चलिए देख लेते हैं जंतु कोशिका में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे ये आपको गोल्जी का है दिख रहा है, जो एक के ऊपर एक लेयर की अभी बात कर रहे थे। उसी के जस्ट पास लाइसोसोम है जो फट जाता है। अंतःपृथ्वी जालिका है, गुणसूत्र है यहाँ पे जो कि जीन होते हैं और इसी के साथ कोशिका झिल्ली, केंद्र द्रव्य, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया और रिक्तिका। तो ये डिफरेंट जो शेप्स हैं आपको जंतु कोशिका के दी हुई है। अब यहाँ क्वेश्चन यही आ सकता है कि किसी की तरफ पॉइंट करके बता दिया जैसे कि ये कौन सा पार्ट है, ठीक है, तो इसको आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, ये तो थी जंतु कोशिका। अब आपको ध्यान रखना है पादप कोशिका का। तो ये जो बड़ा सा आपको ये होल दिख रहा है ये पादप कोशिका की रिक्तिका है। इसके जस्ट ग्रीन साइड प्लेस्टेड है। फिर केंद्रिका, अंतःपृथ्वी जालिका ये सेम है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा होगा, रिक्तिका बहुत बड़ी और फिर उसके साथ कोशिका द्रव्य है और कोशिका भित्ति है और बिल्कुल यहाँ कॉर्नर में आपको दिख रहा है ये गोल्जिकाए है। तो ये सारा जो है ये पूरा पादप कोशिका है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो भीतरी भित्ति बहुत, इसमें वल्ले थे, वलितों की कृष्टि कहा जाता है। इनमें जैविक उपकरण ऊर्जा ATP बनती है।
ATP की फुल फॉर्म अगर आप लिख दें कमेंट सेक्शन में तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको नहीं पता तो इसकी जो फुल फॉर्म है, वैसे तो ये पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, लेकिन जो ATP है वो एनर्जी सेविंग भी होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है कोशिका का। उसके बाद हम बात करेंगे अंतःपृथ्वी जालिका की। तो ये कोशिका द्रव्य में नलिकाओं के जाल के रूप में दिखाई देने वाली संरचना है। खुरदरी और चिकनी ये दो तरह की होती है, जिसको रफ या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि जो खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका है उस पर क्या होता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। आई रिपीट, खुरदरी पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। RBSc जो भी क्वेश्चन देती है वो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर देती है। तो राइबोसोम्स पे प्रोटीन संश्लेषण का काम कर रहे हैं कौन, खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका पर। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये पादप में कोशिका द्रव्य पे पाए जाते हैं। अधिकांश प्लास्टिड जो है वो हरे रंग के होते हैं। क्लोरोफिल या पर्णरहित कहते हैं इसको, हरे वर्ण को। लेकिन जो हरे रंग के प्लास्टिड हैं उनको पूरे को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यानी कि अगर रंग है तो क्लोरोफिल की वजह से है, लेकिन अगर पूरा हरे रंग का प्लास्टिड की बात है तो वो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक बोलते हैं उसको। इसी के कारण जो पत्ती है वो हरी रंग की होती है। और प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल जो वर्णक है यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर उसका खाना नहीं बनेगा। नेक्स्ट है रिक्तिका। तो पादप कोशिका में बड़ी और जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिका होती है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी थी। यहीं पे आगे दिया हुआ था हरगोविंद खुराना जी का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अविभाजित भारत में जो रायपुर जिला मुल्तान पंजाब में ही रहते थे। 1943 में BSc की, 1945 में MSc इंग्लैंड से की थी। और ये रॉबर्टसन के अधीन इन्होंने अनुसंधान किया। इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण और न्यूक्लियोइड की भूमिका बताई। 1968 में अनुवांशिकी में इनको नोबेल प्राइज़ मिला और भारत सरकार से इनको पद्म विभूषण मिला। तो ये था चैप्टर नंबर 7। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। चैप्टर नंबर 8 सूक्ष्म जीव या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लास 6 RBSc की साइंस की बुक में से हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की। सूक्ष्म जीवों को देखने वाला यंत्र ही क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। ब्रेड को कई दिन तक अगर आप रखेंगे तो उस पर सफ़ेद तंतु यानी कि कुछ थ्रेड्स दिखेंगे। जो बीजाणु हवा में विद्यमान होते हैं वही होते हैं वो, और अनुकूलित वातावरण में वो वृद्धि करते हैं। सूक्ष्म जीव सामान्यतः हवा, पानी, मिट्टी में रहते हैं और प्रति ग्राम मिट्टी में ये 2.5 अरब जीवाणु मिल जाते हैं, ठीक है। और ये टोटल सूक्ष्म जीव जो है वो 6 प्रकार के। पहला विषाणु या जिसे वायरस बोलते हैं, सजीव निर्जीव के बीच की योजक कड़ी विषाणु है। पादपों और जंतु रोग फैलाते हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस है, TMV इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये HIV होता है। तो ये कुछ से वायरस। अब है माइकोप्लाज्मा। तो ये छोटी कोशिका होती है सबसे, और जीवाणु फिल्टर से भी ये छन जाती है, इतनी छोटी होती है। ये बैंगन का जो लघुपर्ण रोग है या तिल की फिल्लोड़ी, ये नाम दिए हुए थे RBSc में, तो याद रखना है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा की वजह से, बैंगन का लघुपर्ण और तिल की फिल्लोड़ी। उसके बाद है माइकोप्लाज्मा को पादप जगत में बहुरूपिया या फिर जोकर्स कहते हैं। तो ये याद रखना ही होगा, पादप जगत के बहुरूपिया या जोकर। जीवाणु या बैक्टीरिया, तो ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, यानी कि जिसके अराउंड वो झिल्ली नहीं पाई जाती, एक कोशिकीय होते हैं। और हमारे आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, E. coli, लैक्टोबैसिलस जो दही में होते हैं। तो हर जगह ज़्यादातर क्या है, बैक्टीरिया। फंगी या कवक, ये फफूंद, फंगस कवक के नाम से जानी जाती है। ये पर्णहरित नहीं होता, यानी कि ग्रीन कलर नहीं होता, इसलिए कुछ कवक जो होते हैं मृतोपजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण की विधि से भोजन ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल मशरूम जो सांप की छतरी की तरह होता है, और कुछ कवक पादपों और जंतुओं से परजीवी के रूप में रहते हैं। पक्सीनिया ग्रेमिसिन टेट्रिटिसाई, जिसको काला कीट रोग बोलते हैं। और बाजरे में स्क्लेरोस्पोर, तो ये आपको वर्ड याद रखना होगा, ग्रामिनिकोला, जोगन रोग का ये फुल फॉर्म है। पक्सीनिया ग्रेमिसिन टेट्रिटिसाई काला कीट रोग होता है, और बाजरे में स्क्लेरोसाई ग्रामिनिकोला, तो ये वर्ड ऐसे ही हैं। जोगन रोग इससे होता है, ये शैवाल की वजह से होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा पेरिमीशियम इसका एग्जाम्पल है। शैवाल एल्गी, यह एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले पादप होते हैं। शैवालों की उपस्थिति के कारण ही जो तालाब है उसमें हरियाली दिखती है, क्योंकि उनकी पर्णहित होता है इसमें। अब क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, ये यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय हैं। स्पायरोगायरा यूलिथ्रिक्स, ये यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय हैं। और नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक लेकिन बहुकोशिकीय है। अब सूक्ष्म जीवों से ज़रूरी नहीं कि बुराइयां ही हों, उनके कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे दूध को दही में चेंज करना। लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से जो दूध है उसको आप किस में चेंज कर सकते हैं,
दही में। ये हैं सूक्ष्म जीवों के लाभ। यीस्ट का उपयोग हम किण्वन प्रक्रिया में करते हैं, जो कि ब्रेड डबल रोटी बनाने में होता है, जलेबी में भी होता है। क्लोरेला का उपयोग सूप को गाढ़ा करने में होता है, और इसी का उपयोग आइसक्रीम में भी करते हैं। किसका? क्लोरेला। ये एक कोशिकीय जीव है जिससे खाद्य सामग्री बनाई जाती है। क्लोस्ट्रीडियम विटामिन जो है वो जीवाणु है, जिससे विटामिन B12 और एंट्रेनोक्साइड बेसिलाई नामक जीवाणु से रोग प्रतिरोधक पदार्थ बनता है। तो ये नाम याद रखना है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन्स एक जीवाणु है, विटामिन B12 की कमी पूरी करता है। एंट्रेनोक्साइड बेसिलाई नामक जीवाणु रोग प्रतिरोधक पदार्थ बनाते हैं। उसके बाद है पेनिसिलियम। तो जो कवक, ये एक तरह से कवक है, और कवक से ही पेनिसिलिन जीवन रक्षक औषधि बनती है। इसका जो यूज़ है वो प्रतिजैविक और टीका वगैरह में करते हैं। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नाइट्रोजन को प्रकृति में पुनः मिलाना, और इसी को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाते हैं। दलहनी पौधे जैसे मूंग, मोठ, चना, मटर, इनकी जो जड़ होती है उसमें कुछ नोड्यूल्स होते हैं, जिसमें राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु। उसके बाद है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल सकते हैं ये जीवाणु, और नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन की एक इम्पॉर्टेंट अंग है, आप बोल सकते हैं। इसी कारण किसान एक वर्ष में क्या करता है? मूंग, मोठ वगैरह उगाता है, और दूसरे वर्ष अनाजी फसलें जैसे कि बाजरा, ज्वार, यानी कि एक बार दलहनी और दूसरी बार अनाजी, इसकी बुवाई करता है। नाइट्रोजन चक्कर क्या होता है? मृत जंतु और पादप के अपघटन से नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में मिलती है। यही जो है वो वापस पादप ग्रहण कर लेते हैं। इसी चक्कर से नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो स्थिर बनी रहती है। वायुमंडल में जो मुक्त नाइट्रोजन है उसका उपयोग यौगिकों को बदलकर सजीवों और पुनः नाइट्रोजन में मुक्त ये जो करना होता है उसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। उसके बाद है ह्यूमस। तो ह्यूमस बनाने में जीवाणु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोबर और अन्य अपशिष्ट पदार्थ में जीवाणु अपघटित हो जाते हैं, जिससे ह्यूमस बन जाता है। इसी ह्यूमस की वजह से क्या होता है? मृदा उपजाऊ हो जाती है। टूथपेस्ट में जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक सूक्ष्म जीव ये टूथपेस्ट बनाता है। ये नाम क्या है इसका? जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये आपको याद यहाँ तक रखना होगा, हानिकारक सूक्ष्म जीव जो अच्छे नहीं हैं। तो ये रोग करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। ये ज़्यादातर जैसे टीबी हो गया, कुकर खांसी, डिप्थीरिया, टिटेनस, हैजा, मलेरिया, चर्म रोग, ये सब में। एंथ्रेक्स मनुष्य और जीवों में होने वाला सूक्ष्म रोग से भयानक रोग है। गाय में खुरपक्का, मुंहपक्का, ये वायरस से होता है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है। और गेहूं की जो रस्ट बन जाती है वो कवक से होता है। भिंडी का पित्तसिरा ये मोज़ेक वायरस से होता है। तो ये पूछ लेते हैं कि वायरस का नाम क्या है, या फिर ये वायरस है या जीवाणु है या कवक है या क्या है। ठीक। क्लोस्ट्रीडियम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज अपने मान सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन्स की बात करते हैं। तो जीवाणु जो है वो खाद्य ये ख़राब कर देता है, विषाक्त कर देता है, जैसे उल्टी, दस्त और कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती है। अब उपाय क्या है? अनाज वगैरह को तो धूप में सुखा दो, या फिर पका के खाना, ठंडी जगह रखना, अचार में तेल ज़्यादा डाल देना, और मुरब्बे में शक्कर ज़्यादा डाल देना, भोजन में सिरका डाल देना, धान और दालों में पारद की गोली डाल देना, या नीम की पत्तियों का उपयोग, इससे सही रहता है। अब है नेक्स्ट, खाद्य परिसरण या फूड प्रिजर्वेशन, कैसे बचाना है? तो खाद्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय हैं। शीतलन यानी कि रेफ्रिजरेशन कर दीजिए आप, और इसी के साथ कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। निर्जमीकरण यानी कि स्टरलाइजेशन जिसको बोलते हैं, सिरिंज या सुई को उबालने से रोगाणु मुक्त हो जाते हैं। ऑपरेशन के औजार को भी ऑटोक्लेव यंत्र में निर्जमीकरण यानी कि उसका सारा वायरस निकाल देते हैं। पराबैंगनी यानी कि यूवी रेज से भी जो वस्तु है उसका रोगाणु रहित कर सकते हैं। पाश्चुरीकरण एक तरह की ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो दूध होता है उसको कभी 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और कभी साथ के साथ ठंडा। ऐसा 2-3 बार करने पे जो डब्बे के अंदर की हवा है उसको निकाल देते हैं और दूध कई देर तक रह सकता है। निर्जलीकरण, ये लुईस पाश्चर ने ये निकाली थी, इसीलिए इसको पाश्चरीकरण कहते हैं, फ्रांसीसी थे ये। दूध मीटर शुद्ध सिद्धांत पाश्चरीकरण दूध ही इन्होंने दिया था। निर्जलीकरण खाद्य पदार्थ से जल निकालना, जैसे अनाज, दाल, नमी को सुखाने में इसका काम होता है। उबालकर भी हम सूक्ष्म जीव नष्ट कर सकते हैं। केमिकल के यूज़ से, जैसे सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यूज़ शरबत, स्क्वैश और केचप में यूज़ करते हैं। हालांकि अच्छे तो नहीं होते लेकिन ये यूज़ करते हैं। मांस, अचार और जैम जेली सब्जियों में नमक, शक्कर, तेल, सिरका ज़्यादा डाल देते हैं। जल जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, इसके अलावा
कार्बोलिक एसिड का यूज़ करके इसको बचा सकती है। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 पौधों के प्रकार, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लास्ट वाली सारी वीडियोस देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा और सारे टू द पॉइंट। हेलो एवरीवन, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है पौधों के प्रकार एवं भाग। ये क्लास 6 का RBSc साइंस का हम सीरीज़ चला रहे हैं। इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। दुनिया का सबसे छोटा पुष्पीय पौधा जो है वो वुल्फिया है, ठीक है, जिसकी मोटाई में, और अगर मोटाई में सबसे बड़े पेड़ की बात करें तो जर्मन शेरमन है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो सिकोया हेंड्रन है। देखो, ऊपर पौधे की बात की है वो भी छोटे की, तो वो वुल्फिया। मोटाई में अगर मोटे पेड़ की बात करें तो जर्मन शेरमन, जिसका नाम सिकोया डेंड्रॉन है, और इसी का बड़ा नाम है सिकोया डेंड्रॉन गिगेनिटियम, ठीक है। और अगर लंबे में बात करेंगे, लंबाई में सबसे बड़ा, तो वो यूकेलिप्टस है। देखो, 3 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। छोटा पुष्पीय पौधा वुल्फिया, मोटाई में बड़ा पेड़ जर्मन शेरमन, सिकोया डेंड्रॉन गिगेंटियम जिसका नाम है, लंबाई में सबसे बड़ा यूकेलिप्टस है, जिसे सफ़ेदा कहते हैं। पौधों का जो आकार है वो 3 तरह से यहाँ पे बांटा गया है हर्ब्स श्रब्स की कैटेगरी में। पहला है शाक, जिसको हर्ब्स बोलते हैं। इनकी ऊंचाई कम होती है, जैसे तुलसी, इसमें औषधीय गुण होते हैं, और हल्दी, ये शाक है। 1 मीटर से इनकी ऊंचाई कम होती है, बहुत कॉमन होते हैं ये। गेहूं, चावल, तुलसी, हल्दी, मिर्च, टमाटर, ये इसमें आते हैं। शूप या झाड़ी, जिसको शर्ब बोलते हैं, छोटे व मध्यम आकार का काष्ठीय पौधा होता है। 6 मीटर तक इसकी ऊंचाई, और भूरे रंग की इसकी शाखाएं होती है, जैसे मेहंदी, गुलाब, बेर के इत्यादि। वृक्ष को कैटेगरी है कि इसमें लंबे कठोर तना होता है, छाल होता है, और ऊपरी हिस्से में इसमें आम, नीम, बरगद, पीपल, ये शाखाएं निकलती हैं। नोट करने वाली बात कि खेतों बगीचों में अनचाहे जो पौधे होते हैं उसको पोषण श्वसन चाहिए होता है, प्रकाश संश्लेषण, तो वो खरपतवार होती है। आयु के आधार पर अगर पौधों की बात करें तो ये भी 3 तरह के, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय जिनका जीवन काल 1 वर्ष का, ये नाम याद रखने आपको, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों। द्विवर्षीय जिनका 2 साल का जीवन काल, प्याज, पत्ता गोभी, गाजर। बहुवर्षीय यानी कि 2 से अधिक, जैसे कि ये ग्रीष्म बसंत ऋतु में पुष्पित होते हैं, बड़े और छायादार वृक्ष, नीम, चीड़, बरगद एक्सेट्रा बहुवर्षीय में आते हैं, जो बहुत वर्षों तक जीते हैं। उसके बाद है आरोहण के आधार पर पौधों के प्रकार, तो ये आरोही और वल्लरी। आरोही यानी कि क्लाइंबर जो ऊपर चढ़ते हैं, वल्लरी क्रीपर जो नीचे रह जाते हैं। ऊपर चढ़ने में जिनको सहारा चाहिए, जिसको टेंड्रिल कहते हैं। प्रतान वर्ण, प्रंत वर्ण इसका हिंदी में नाम है, ठीक है, वो ऊपर के ऊपर चढ़ती रहती है, जैसे मटर, ककड़ी, करेला, तुरई, ये आरोही हैं, यानी कि मनी प्लांट भी इसी कैटेगरी में आता है। वल्लरी क्रीपर्स होते हैं जो नीचे रहते हैं, बहुत कोमल होते हैं इनका तना, और ऊपर इतना नहीं सह सकता। तरबूज, कद्दू, खरबूजा। पौधे के आवास स्थान की अगर बात करें तो जलीय पौधे हैं, जल में पाए जाते हैं, जैसे कमल, वेलिसिनेरिया, सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी, ये सारे जलीय पौधे आते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आने वाले हैं जो बहुत काम आएंगे। जलोद्भिद की कैटेगरी में आते हैं ये। इसमें जो जड़ें होती हैं वो बहुत कम विकसित होती हैं, ठीक है, और उत्प्लावकता बनाए रखते हैं, यानी कि ये तैरते रहते हैं, क्योंकि इसमें वायुकोश भी होते हैं, ठीक है। अब कटी फटी रिबन के समान जो सतह पर तैरते हैं वो जलकुंभी, डूबे हुए हाइड्रिला, और उभयचारी जो है वेलिसिनेरिया। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, डूबने वाले, तैरने वाले, ठीक है। अब है स्थलीय पौधे, तो ज़मीन वाले जो पौधे होते हैं उनको समोद्भिद बोलते हैं, जैसे नीम और बांस हो गया। शीतवास में सोल्डिनेला, लाइकेन, और शुष्कवास में क्या होते हैं, अपनी खींचड़ी का वृक्ष सुना होगा, डंडा, थोर और नागफनी इसी में आते हैं। पुष्पी पौधे कौन से हैं, गुलाब, गुड़हल, गुलमोहर और अमलताश। पुष्पी पौधे ये पुष्प की कैटेगरी में आते हैं। और अपुष्पी जिनके पुष्प नहीं होते, फर्न और मोरा, ये इंपॉर्टेंट है। पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कि जड़, जिसे मूल कहते हैं या रूट कहते हैं, मृदा से जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। जड़ें जो होती है वो स्थिरता भी प्रदान करती हैं, पकड़े रखती है मिट्टी को अपरदन से बचाती है, जैसे गाजर, मूली, ये इसको पकाकर खा सकते हैं, ये जड़ है। मूसला जड़ क्या होती है, एक मुख्य जड़ होती है और उसके बाहर बहुत सारी अन्य जड़ें होती हैं। इसी को रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि एक मिड रिब के अराउंड लाइंस होती हैं। ये आम और नीम के पत्ते आपने देखे होंगे। रेशेदार फाइबर्स क्या होते हैं, मुख्य जड़ नहीं होती इनकी, पैरेलल वेनेशन होता है, यानी कि नीचे भी मेन जड़ नहीं होती, मक्का, गेहूँ, प्याज, गन्ना। खाद्य संरक्षण जड़ कौन सी, गाजर, मूली, शकरकंद। आरोहण के लिए मनी प्लांट, जनन के लिए डहेलिया, सहारा के लिए गन्ना और बरगद। तो ये विशिष्ट कार्य वाली जड़ें हैं और सारी की सारे जड़ें हैं, तो इनका आपको नाम याद रखना है। तना या स्टेम जिसको बोलते हैं,
आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि लाल पानी में आप कोलियस का शाकीय एक पौधा इन्होंने नाम दिया हुआ था, जब आप इसको डालते हैं तो इसको अनुप्रस्थ अगर आप काट के देखते हैं बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल, और उस पर कुछ ग्लिसरीन की बूंद डालेंगे तो आपको इसकी शाखा और पत्तियों में लाल रंग देखने को मिलेगा। यानी कि ये बताता है कि तनों का जो मुख्य कार्य है वो खनिज लवण को भी अन्य तक पहुंचाना है, पौधे के अन्य भाग तक। हरे तनों में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी होता है, जैसे शतावरी। मरुस्थलीय पौधों में जल संग्रहण करना, ये थूर का पौधा। कायिक जनन करना, ये गुलाब चमेली। और सहारा प्रदान करने वाले, ये अब तने की बात है, पीलवान। ऊपर जड़ों की बात थी, ये तने। एग्जाम्पल जैसे आलू, अदरक, हल्दी, ये सारे भूमिगत तने हैं जो भोजन संग्रहण करते हैं। ठीक है, कई इसको जड़ मान लेते हैं लेकिन ये तने हैं, और इसमें औषधीय गुण भी होते हैं, हल्दी में तो और अदरक में भी। अब बात करेंगे लीफ यानी कि पत्ती की। तो इसमें भी दो तरह की पत्तियाँ होती हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल, यानी कि जालिकावात, जालिका बनी होती है इसके ऊपर, और समांतर इसमें सिर्फ लाइन्स ही होती हैं। ठीक है, तो मध्य शिरा की कई छोटी छोटी लाइन्स ये आपको दिख रही होंगी, ये सारी क्या है, पैरेलल रेटिकुलेट वेनेशन है। पैरेलल में क्या होती है, मिड नहीं, ये लाइन्स नहीं होती, सीधी लाइन्स होती हैं, मतलब बिल्कुल सीधी सीधी। CO2, H2O, सनलाइट, पर्णहित, ये सभी प्रकाश संश्लेषण में काम आते हैं। पौधों के भोजन संग्रहण जो है वो मंड के रूप में होता है। मंड यहाँ पे स्टार्च की बात कर रहे हैं, तो आप स्टार्च टेस्ट आपने देखा होगा, तो स्टार्च की फॉर्म में मंड को सेव करके रखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे है कि पत्तियों में प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में जो ग्लूकोज है, यहाँ पे पहले आपको पत्ती दिखा देते हैं, ये मध्य शिरा है, ये पर्णफलक है, ये शिरा, और ये पर्णरंध्र। तो पत्तियों प्रकाश और पर्णरंध्र की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये जल CO2 का यूज़ होता है, O2 गैस इसमें बनती है, और स्टार्च मंड भी बनता है। पत्तियों पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे रंध्र, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है, जिससे टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। अब आपको पुष्प दिखाते हैं, पुष्पवंत, बाह्य पुष्पदल, दल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि पुष्प के जो बाहर है ये बाह्य दल होता है, अंदर रंगीन पकड़ी का चक्कर होता है, ये दोनों पुष्प में सहायक चक्कर होता है। पुंकेसर जो होता है वो नरजनन अंग होता है, और स्त्री केसर ये स्त्री का। पुष्प एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों के हो सकते हैं। पुष्प जो जनिक भाग होते हैं वो वंशानुगति के लिए आकर्षक होते हैं, कलरफुल होते हैं। एक लिंग में पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, जैसे मक्का, पपीता, ककड़ी और हेलो एवरीवन, सो आज हम सबसे इजी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है चैप्टर 10, गति, मोशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। गति क्या होता है, समय के साथ जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है तो उसको गति कहते हैं। कितने तरह की है, तो ये 5 तरह की, सरल, वृत्ताकार, आवर्त, कंपन और घूर्णन। सरल गति क्या होती है, जब सीधी रेखा में गमन होता है, जैसे ट्रेन, कार एट्सेट्रा। वृत्ताकार गति क्या होती है, जब कोई वस्तु निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमती रहती है, जैसे पंखा। आवर्त गति जैसे जो एक समय के बाद दोहराई जाती है, पेंडुलम। और कंपन गति जैसे मोबाइल का कंपन आपने देखा होगा कि कंपन करते वक्त जो वस्तु है उसका कण निश्चित समय बाद अपने पथ पर दोहराता है। ठीक है, तो ये कंपन या आवर्त गति का ये उदाहरण है। उसके बाद है घूर्णन गति, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर जब कोई गोल गोल चीज़ घूमती है, जैसे कुम्हार के चाक की गति। साइकिल का पहिया अपनी अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ सरल रेखा में आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो गतियाँ हैं ये घूर्णन गति होती है। अब दूरी का मापन वैसे तो स्केल से करते हैं, बहुत ही स्थायी माप होता है ये। लंबाई का ज़्यादातर इसमें शुद्धि कम ही देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर रखा गया है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कई बार छोटी बातें याद नहीं रहती। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्योंकि चैप्टर छोटा था तो साथ ही साथ चैप्टर नेक्स्ट 11 स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है सरल मशीन या सिंपल मशीन। ये आपके चैप्टर जो है वो इस RBSC में नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ आना जाए तो हम क्लास 6, 7, 8 में सारे चैप्टर करेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉलेज भी तो लेनी है, हर काम पेपर के लिए नहीं करना। तो देखते हैं, वे साधन जिनकी सहायता से कोई काम शीघ्रता सुविधापूर्वक हो जाता है वो मशीन होती है, जैसे सरल और जटिल मशीन। सरल यानी कि पेशीय बल इसमें यूज़ होता है। नत समतल इंक्लाइन प्लेन होता है। पहिया, धुरी, व्हील और एक्सल। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। ऐसे ही उत्तोलक लेवर होता है, घिरनी पुल करना होता है, पच्चर वेज होता है,
पेज वगैरह इसमें आते हैं। देख ही लेते हैं कि नत समतल होता क्या है। तो भारी ड्रम चढ़ाने में जो इंक्लाइन प्लेन आपने देखा होगा यूज़ होता है, ठीक है। हमारी थड़ियाँ वगैरह वो जो इंक्लाइन प्लेन होता है। धुरी या पहिया क्या होता है? पहिया सरल मशीन ही है जिससे ईजिली हम पहुँच सकते हैं। हर एक साइकिल वगैरह में पहिया आपने देखे होंगे, छड़ इसके चारों ओर घूमती रहती है। उत्तोलक जब हमने किसी चीज़ को ऊँचा उठाना होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम एक साइड प्रेशर देंगे तो दूसरी साइड वाली जो बॉल वगैरह है वो ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आयास बिंदु कहते हैं, जिस पे ये टिकी होती है पूरी लाइन। अब आयास से लेके आलम्ब यानी कि जहाँ पे फोर्स लग रहा है उसकी डिस्टेंस d है। आप देख रहे हैं ई और एफ के बीच की, और एफ और डब्ल्यू के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भुजा, बाहर भुजा कहते हैं, जिसकी डिस्टेंस होती है d। अब इससे रिलेटेड आगे बहुत टिपिकल सी ये चीज़ समझाने वाले हैं, समझ आती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संतुलन की प्रत्येक अवस्था में भार और भार भुजा का गुणनफल होता है, यानी कि W इंटू D और E इंटू कैपिटल D, जो अभी हमने पढ़ा था, यानी कि भार और भार भुजा का गुणनफल और आयास भुजा का गुणनफल। यही उत्तोलक का सिद्धांत है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने कैंची देखी होगी तो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, स्रोता, कैरी, कट्टा, चिमटा, और हैंड पंप आपने देखा होगा, हत्था, है ना। तो ये पहिया, ढेला, ये सब क्या होते हैं, इनमें भार थामने के लिए एक डिस्टेंस, एक लेंथ दी होती है, जिससे इजीली, आपने देखा होगा गेट जितने चौड़े होते हैं ईजी खुल जाते हैं, है ना। तो सेंटर से जितनी डिस्टेंस उतना ईजी हो जाता है। टाइप क्या है? सबल, कैंची, संडासी। ये जो दिए हैं इनको फर्स्ट कैटेगरी में लिखा गया। कैसे? इसमें एफ की जो फोर्स की स्थिति होती है वो मिडिल में होती है, डब्ल्यू और ई के बीच में, ठीक है। सेकेंड टाइप होता है जैसे फ्रूट कटर आपने देखा होगा, पहिया, ठेला, इसमें फोर्स और ई के बीच में डब्ल्यू की स्थिति होती है, ठीक है। टाइप 3 में डब्ल्यू और एफ के बीच की जो स्थिति है वो जैसे चिमटा हो गया, ठीक है, उसमें हम कोई भी अपना ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं तो वो ई इसमें आ गया। यहाँ पे बता दूं कि डब्ल्यू भार है, एफ आलम्ब या सहारा या भार जो आप फोर्स लगा रहे हैं, ई जो है उस पर आयास, क्या काम आपका हो रहा है, ठीक है। तो ये उत्तोलक के कुछ प्रकार थे जिसमें कभी फोर्स बीच में आता है, कभी डब्ल्यू बीच में आता है और कभी ई, लेकिन इसके एग्जाम्पल याद करने पड़ते हैं। फिर है घिरनी, या फिर आपने देखा होगा कि जब कुएं से कोई बाल्टी वगैरह बाहर निकालता है तो ऊपर गोल गोल एक रस्सी के साथ बंधा होता है ना, जिससे वो रस्सी आगे पीछे होती है। तो ये भी इसी कॉन्सेप्ट में आती है। पच्चर या वेज, ये कुल्हाड़ी आपने देखा होगा, उसके आगे का हिस्सा होता है। पेज क्या होता है? जोड़ने या कसने के लिए हम घरों में आमतौर पे ये यूज़ करते हैं। तो ये था कुछ हमारा RBSE का चैप्टर नंबर 11। उम्मीद करती हूँ आपने पिछले चैप्टर देखे होंगे, वरना आपको आई बटन। हेलो एवरीवन, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है फोर्स। RBSE की बुक में से लिया गया है। क्लास 6 की साइंस की सीरीज़ हमारे यहाँ पे चैनल पे चल रही है। बल लगाने के लिए क्या होती है? हमेशा दो वस्तु की ज़रूरत होती है, और बल क्या कर सकता है? कभी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति रोक सकता है, स्टार्ट कर सकता है, या उसकी शेप में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो कई तरह से जो बल है वो क्या करेगा? वस्तु की स्थिति, गति, दिशा, आकार, आकृति में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। और इसको दिया किसने था? आइजैक न्यूटन ने, इसीलिए इसका मात्रक न्यूटन है। और गुरुत्वाकर्षण बल और गति के नियम भी न्यूटन ने दिए थे। अब गुरुत्व बल है क्या? तो पृथ्वी जिस बल से वस्तु अपनी और जो आकर्षित करती है उसको गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। पेशीय बल या फिर जो अपनी मस्कुलर फोर्स होता है वो मसल्स लगाती हैं, मांसपेशियाँ लगाती हैं। स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कहते हैं। स्केल, सूखे बाल अपने देख छोटे होते किए थे, है ना, कि वो उस पर चिपक जाते हैं कागज़, तो ये जो है वो रूखे बालों से रगड़ने पर उसमें आवेश आ जाता है, यानी कि चार्ज आ जाता है। और इसी वजह से ऊनी वस्त्र जो सर्दी है, सर्दी में क्या करते हैं? चिंगारी देते हैं। घर्षण या फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे गति करती है तो वो विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसको घर्षण कहते हैं। ये हमेशा विरोध करता है गति का और वस्तु को रोकना चाहता है, ठीक है। घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतहों पर निर्भर करता है। कितनी चिकनी होगी उतना ही घर्षण बल कम होगा। एक्चुअल में घर्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना हम फिसल जाएंगे। उसके बाद है चुंबकीय बल, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। तो ये चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाला बल है। संपर्क या असंपर्क, टच या नॉन टच वाला फोर्स, इसको बोलते हैं पेशीय बल। घर्षण बल टच वाला है और गुरुत्व और चुंबकीय नॉन टच है। तो ये चैप्टर कुछ यहाँ कम दिए, छोटे दिए, लेकिन आगे जाके बड़े हो जाएंगे। तो आप हर एक सीरीज़ चैप्टर 6 से क्लास 6 से 9 तक 10 तक आराम से पढ़िएगा, और सारी ये RBSE से लेंगे। बात करेंगे चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म की। तो मैक्सन नाम का एक गडरिया था, उसके पास एक छड़ी थी और लोहे की टेप लगी थी। क्वेश्चन आया था कि किसने फाइंड आउट किया? तो मैक्सन था।
ठीक है। और वो कहाँ का था, तो मैग्नीशिया का था। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक दो तरह के चुंबक होते हैं। लोहा कोबाल्ट निकल को ही आकर्षित करती है, और अचुंबकीय जो नहीं होते आकर्षित, जैसे चुंबक ये प्लास्टिक, कांच, लक्कड़। कृत्रिम चुंबक क्या होती है, घूर्णन, आपने ये शेप देखी होगी, छड़, बेलनाकार, ये सारी चुंबकें खुद मानव ने बनाई है। चुंबक के ध्रुव हमेशा नॉर्थ और साउथ होते हैं, और जब इसको लटकाते हैं तो भी ये नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण में रहता है। दिशा सूचक यंत्र, इसको कंपास कहते हैं। विरामावस्था में इसकी सुई भी किसकी तरफ होती है, उत्तर दक्षिण में, और इसकी जो दक्षिण ये हमेशा लोहे को आकर्षित करती है। ठीक है। अब चुंबक को जब आप रगड़ेंगे तो उसमें क्या आएगा, चुंबकत्व आ जाएगा। बैटरी, तांबा, अब बैटरी में तांबे के तार और कील से भी चुंबक बना होता है। ठीक है। इस प्रकार चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबक के उपयोग क्या है, जो अपने कंपास, स्पीकर, क्रेन एटसेट्रा में, आँख में लोहे का कण निकालने के लिए, विद्युत घंटी में। इसके गुण क्या होते हैं, अगर आप इसको हथौड़ों से तोड़ोगे, आग में जलाओगे, है ना, तो ये टूट जाए, चुंबक तो नहीं रहेगा। और दो छड़ों के बीच अगर आप लकड़ी रख दोगे या चुंबक के सिरे पर नरम टुकड़े रख दोगे तो चुंबक अच्छी रहेगी। तो ये था चैप्टर नंबर 13। अब नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 अगली वीडियो में। प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा सीरीज़ को, तभी आपका बहुत ज़्यादा लेवल हाई होगा, क्योंकि हम आरबीएससी छोड़ देते हैं और बाद में कहते हैं अरे आरबीएससी में से आए। हेलो एवरीवन, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्लास 6 के आरबीएससी से नोट्स बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम जी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं कि विद्युत सेल क्या होता है। इसमें टोपी वाला सिरा धनात्मक और बिना टोपी वाला जस्ते का बना होता है और ऋणात्मक होता है। सेल में रासायनिक पदार्थ होते हैं। जब सेल का रासायनिक क्रिया बंद हो जाती है तो सेल विद्युत प्रवाह बंद कर देता है। बल्ब में फिलामेंट दो मोटे तारों के मध्य टर्मिनल होता है, जिससे विद्युत स्रोत को जोड़ते हैं, और इसमें आर्गन की गैस भरी होती है। ये पुराने बल्ब की बात कर रहे हैं, 0 वोल्ट वगैरह वाले। सरल विद्युत परिपथ क्या होता है, जिसमें सेल, बल्ब और इनको जोड़ने के लिए तार वगैरह लगाए होते हैं। सेल का धन सिरा और ऋण सिरा अलग अलग लगे होते हैं, और इसमें संयोजन पूर्ण होना चाहिए, इसको सर्किट कहते हैं। बैटरी में सेलों का संयोजन, एक सेल का धन और दूसरे का ऋण लगता है। स्विचेस जो होते हैं इसमें परिपथ से जोड़ने या तोड़ने का काम करते हैं। चालक पदार्थ क्या होते हैं, जिससे विद्युत का प्रवाह हो जाता है, कंडक्टर्स बोलते हैं। और जो सॉकेट वगैरह वो एबोनाइट के बनाए होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये अचालक होते हैं, ठीक है, इससे झटका नहीं लगता। फिर है विद्युत धारा का प्रभाव। तो ये ऊष्मीय प्रभाव में आप देखेंगे कि जब विद्युत का प्रवाह गर्म, उसमें हीटिंग मिलती है, जैसे विद्युत हीटर, बल्ब, छड़, निमंजन, टोस्टर। चुंबकीय प्रभाव घंटी वगैरह में इसका यूज़ होता है, क्रेन, मोटर में। रासायनिक प्रभाव जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए साइकिल हैंडल और इस पर जब क्रोमियम की परत चढ़ानी होती है ना, तो इसका यूज़ होता है। एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड है। सेमीकंडक्टर ये होता है, और करंट आने पर ये लाइट देता है। ये कुछ छोटे चैप्टर हैं, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़े हो जाएंगे। अभी सिर्फ बेस बताया गया है, ये सारा आरबीएससी में से आप चाहे पढ़ के देख सकते हैं, इतना ही दिया गया है। चैप्टर 15 है दैनिक जीवन में विज्ञान, क्लास 6 का ये चैप्टर। आयुर्वेद का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ इन्होंने चरक संहिता बताया, तो सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बालक की उत्पत्ति, विकास, औषधि, आयुर्वेद, ये सब बताया गया। आदिकाल से वैज्ञानिक अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, ये जो सीडीपी बेस्ड क्वेश्चन इसी में से आते हैं। प्रकृति के अन्वेषण के लिए ज्ञान इन्होंने बताया। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये कुछ विज्ञान की, खगोलीय विज्ञान, ये गणित भी विज्ञान का ही है पार्ट। फिर है विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी। रूढ़िवादिता से दूर करने के लिए, खुद में से चिंतन, समस्या का हल, सत्य की परख करने के लिए, अंधविश्वास मुक्त होने के लिए। वैज्ञानिक विधि क्या होती है, तो जब पहले प्रयोग होता है, फिर परीक्षण होता है, फिर सुव्यवस्थित करते हैं उस डेटा को, फिर विश्लेषण करके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ और इसको सेटल करना था, ठीक है। वैज्ञानिकों द्वारा समस्या को हल करने की विधि को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। संचार के क्षेत्र में जैसे रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, टेलीफोन वगैरह, टैबलेट, आईपैड, मोबाइल, ये सब में इसमें यूज़ होता है। चंद्र विजय, मंगलयान, अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष पिंड वगैरह की यात्रा के लिए भी, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसमें भी साइंस का बहुत यूज़ है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका बहुत यूज़ है। ईसीजी, सीटी स्कैन, कंप्यूटर द्वारा टेलीमेडिसिन में। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप यूट्यूब के सेटिंग से कम कर सकते हैं इसकी स्पीड, ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में स्मार्ट क्लासरूम, ईमेल वगैरह। कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर, फसल, मशीन, कुट्टी, बीज, कीटनाशक, बूंदी इत्यादि में। मनोरंजन में सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, डीवीडी, कंप्यूटर में। औद्योगिक में, कारखानों में। रक्षा और परमाणु शक्ति में राजस्थान में, ये इम्पॉर्टेंट अभी पॉइंट आने वाला है आपके लिए, कि राजस्थान में रावत भाटा की परमाणु भट्टी बिजली उत्पादन करती है। पोखरण के परमाणु परीक्षण हुए। यहाँ पे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु अनुसंधान की नींव रखी, इसीलिए इनको भारत के जो परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है,
ठीक है, आपको याद रखना है परमाणु विज्ञान के जनक कौन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी। अब घर का निर्माण करना तो सीसी रोड, आरसीसी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एटीएम, ये सभी जो है वो यूज़ होता है यहाँ पे। साइंस वैज्ञानिक विधि में समस्या की पहले पहचान होती है, परिकल्पना, निर्माण, तथ्यों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रयोग होता है, निष्कर्ष और फिर सिद्धांत। तो ये था हमारा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब कर दीजिए एग्जाम जी चैनल को। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। सो अब हम अपने साइंस सीरीज़ के क्लास 6 के लास्ट 2 चैप्टर्स पे आए हैं, जिसका नाम है प्रकाश एवं छाया। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जब प्रकाश वस्तु पे टकराती है तो उसकी एक दूसरी साइड उसकी छाया बनती है, ठीक है। जैसे दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब, CFC आपने देखा होगा, ये स्रोत हैं। अब ल्यूमिनस क्या होते हैं, जो जिनका खुद का प्रकाश होता है, इसको दीप्ति पिंड कहते हैं, जैसे सूरज वगैरह। और अदीप्ति जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, जैसे चाँद। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और आप इसको 3 कार्डबोर्ड की शीट रख के और इस पर प्लास्टिक की पाइप मोड़कर आप उसमें देख सकते हैं, मोमबत्ती नहीं दिखती। पिन होल कैमरा क्या होता है कि ये 15 सेंटीमीटर की शीट और 5 सेंटीमीटर व्यास काट के सफ़ेद कागज़ में छिद्र करके उसके एक तल से चिपका देते हैं और इसमें से जलती हुई मोमबत्ती रख के उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये एक खुद का कैमरा बन जाता है। 3 तरह के पदार्थ होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। जब छाया जो है वो अपारदर्शी भी बनती है तभी ही उसका जो एक छाया बनती है, अदरवाइज़ नहीं बनती, ठीक है। इसको ओपेक कहते हैं। प्रछाया डार्क कलर की और उपछाया जो होती है वो हल्की सी होती है, जिसके अराउंड। ग्रहण क्या होता है, परिक्रमा करते हुए चंद्रमा पृथ्वी के सूरज के सीध में आ जाता है, ठीक है। अब सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य की जो प्रछाया है और उसकी उपछाया, उसमें पृथ्वी का कुछ भाग आ जाता है। और प्रछाया वाले भाग में पूर्ण सूर्य ग्रहण और उपछाया में खंडित सूर्य ग्रहण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बाहरी किनारा एक रिंग की भांति दिखाई देता है, जिसको किरीट कहते हैं, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य, देखो सूर्य नहीं हिल रहा, अगर चंद्र आ रहा है तो सूर्य ग्रहण हो रहा है, और अगर पृथ्वी आ रही है तो चंद्र ग्रहण हो रहा है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी होगी। प्रकाश का परावर्तन, अब परावर्तन होता है जब किरणें जो एक चमकदार सतह पर टकराती हैं और दूसरी जगह लौट जाती हैं, तो ये प्रकाश का परावर्तन है। हालांकि इन्होंने एक लाइन में समेट दी है, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट क्लासेस में। क्लास 6 के बेसिस पे ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है वायु, जल एवं मृदा। RBSc क्लास 6 का ये चैप्टर है। प्लीज़ आप इसको एंड तक देखिएगा। वायु अर्थात हवा और गैसों का मिश्रण होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है और एक आवरण वायुमंडल का होता है। वायु के घटक क्या है, जल, वाष्प, ये वायु का घटक है, ठीक है। जिससे ये संपर्क में आती है तो ये सघनित होकर ठंडी होकर नीचे बूंदों की फॉर्म में आ जाती है, जिसको अपने रेन बोल देते हैं। ऑक्सीजन जो है वो मोमबत्ती का अगर आप ग्लास से ढकोगे तो वो बुझ जाती है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन फिनिश होगी। वायु में ऑक्सीजन 21% है। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन वायु का घटक है जो जलने में सहायक न होकर ये वायु की मात्रा का लगभग 78% होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन नहीं होता जलने में सहायक। CO2 क्या है, ये पादप और जंतु श्वसन के दौरान CO2 को छोड़ते हैं और ये CO2 जो है वो 0.03% है। ये मैंने दोनों बिल्कुल सही लिखे हैं। पादप CO2 को छोड़ता है, ठीक है, श्वसन के दौरान। धूल और धुआं, ये ईंधन जलने पर धुआं उत्पन्न हो जाता है और उसमें सूक्ष्म कण बन जाते हैं। आंधी के सूक्ष्म कण आपने देखे होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये निश्चित अनुपात में होते हैं। कुछ गैसें 0.97% की होती हैं और स्थान घेरती हैं, भार होता है और दाब भी डालती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आए हैं कि जंतु और पौधे श्वसन में वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 बाहर निकाल देते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 ग्रहण करते हैं और O2 बाहर को छोड़ देते हैं। दोनों ही प्रोसेस में गैस का जो अनुपात है वो निश्चित रहता है। वायु उड़ने, जलने, परागकण में सहायक, बीज प्रकीर्णन में सहायक और बादल बनने की गति और पवन चक्की में भी वायु सहायक है। अब यहाँ पे वर्ड आया पवन चक्की, तो आपने बड़े बड़े पंखे देखे होंगे जिससे विद्युत ऊर्जा बनती है, ठीक है। ये फार्म्स वगैरह में होती है, पवन चक्की फार्म बोलते हैं उनको। राजस्थान के फेमस फार्म्स कौन से हैं, तो जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, यहाँ पे पवन चक्की है। 3 जिले, जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। अब बात करेंगे जल की, तो पृथ्वी का 3/4 जो भाग है वो जल का है। समुद्र, नदी, झील, हैंडपम्प वगैरह, ये सारे आपने देखा होगा, समुद्र तल से ऊंचाई लिखा होता है, तो हम पानी के ऊपर ही हैं। तो जल जो है उसका फॉर्मूला H2O होता है। ये शुद्ध होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। क्वथनांक इसका 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक इसका 0 डिग्री सेल्सियस।
बर्फ़ बनने पर बर्फ़ का घनत्व जो है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जल। ये याद रखने वाली बात। जल का उपयोग विलायक यानी कि कुछ घोलने में करते हैं। तापमान का नियंत्रण, कल कारखाने, फसलें आदि में ये सहायक होती हैं। जल चक्र कैसे पूरा होता है? वाष्पीकरण द्वारा वाष्प के रूप में ऊपर जाता है जल, संघनन होकर बादल बनते हैं और फिर वर्षण द्वारा पानी नीचे आ जाता है। इसी को जल चक्र कहते हैं। ये 3 प्रोसेस थी। वर्षा का जल एकत्रित करके भंडारण करने की प्रक्रिया को क्या जल संरक्षण कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा छतों पर लोग संरक्षण करते हैं। फिर है मृदा। पौधों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखता है ये, और चट्टानों और खनिजों के टूटने से मृदा बनती है। गले पदार्थ ह्यूमस पहले होते हैं, फिर जल, मृतिका, बालू, बजरी, ये इसकी कुछ फॉर्म दे रखी है, ये याद रखना है। बलुई मृदा जो होते हैं उसके बड़े कण होते हैं, हवादार होते हैं और शुष्क होते हैं, इसको सैंडी सॉइल बोलते हैं। मृणमय मृदा क्या होती है? जिसमें सूक्ष्म आपस में जुड़े हुए कण होते हैं, इसको क्ले बोल देते हैं। दोमट मिट्टी क्या होती है? जिसमें छोटे बड़े मिक्स होते हैं, लूमी सॉइल। मृदा अपरदन में क्या है? मिट्टी जो है वो उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, इसको फेसिंग खेतों में इसका यूज़ होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? फल, सब्जी, छिलके, मल, गोबर, ये लाल रेड केंचुओं से, रेड वॉर्म से बनते हैं। अब लास्ट में 2 पेजेस दिए हुए थे सड़क सुरक्षा के, तो वो भी परिशिष्ट मैंने ऐड किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग शहरों को आपस में जोड़ता है, राज्य राजमार्ग राज्यों को, ग्रामीण सड़कें कुछ राज्य मार्गों को गांवों से जोड़ती हैं। जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों के लिए वाइट ब्लैक पट्टी होती है, और सड़क में बाईं ओर चलने का नियम है इंडिया में। ट्रैफिक लाइट लाल रुकने का और पीला धीमे होने का, ग्रीन का चलने का। ऐसे ही अपेंडिक्स 2 दिया हुआ था कचरा, तो कचरे कम करने के उपाय, तो वृक्ष के जो पत्ते हैं उससे पत्तल बना सकते हैं, मिट्टी से कुल्हड़ का यूज़ करके। प्लास्टिक को बैन कर सकते हैं, गिरे हुए पत्ते को जलाना नहीं चाहिए, कंपोस्ट बनाना चाहिए। शरीर की प्रमुख संधियाँ दी थी, तो कंकाल तंत्र इसकी संधियाँ होती है जब जुड़ती है। चल संधि होती है जो हिल जुल सकती है, घुटना, टखना, कौनी, और अचल जो हिल नहीं सकती, जैसे खोपड़ी, वक्ष की संधि। जल संधियाँ, ये कुछ चल संधियों के प्रकार। कुंदुक खलिका, जिसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, ये एक दूसरे में घूम सकती है, जैसे अपना शोल्डर होता है। अंश मेखला, ये हाथ की अस्थि ह्यूमरस होती है, और श्रोणी मेखला जो होती है वो अस्थि फीमर होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, अंश श्रृंखला और श्रोणी मेखला। कोर संधि, हिंज जॉइंट जिसको बोलते हैं, ये कोहनी, घुटने वगैरह में होता है, और इसका एक ही दिशा में, जैसे दरवाज़ा खुलता है ना, वैसे ही ये श्रोणी मेखला होती है। धुराग्री यानी कि पाइवोटल जॉइंट, ये दाएं बाएं ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं घूम सकता, जैसे अपना सिर। तो ये था हमारा जो पूरा चैप्टर है। एग्जाम जी चैनल ने क्लास 6 की सीरीज़ आज कहीं पे कंप्लीट की है। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू सो मच।